हम कल हिंदी का पेपर है, क्या का पेपर है। अगर आप देख नहीं पा रहे होंगे तो सुनेंगे, दोनों क्लासेस का पेपर समझाऊंगा, ठीक है। वास्तविकता में पेपर को पढ़ने के 2-3 तरीके हैं, उस हिसाब से आप तैयारी करें और पढ़ लें। पहला पॉइंट है, इसको हिंदी गद्य में बांटा गया, पद्य में बांटा गया, इसके बाद संस्कृत, 3 भागों में आपको पेपर मिल जाएगा। गद्य में शुरुआत के 2 चैप्टर जो है गद्य के, यानी जो कहानी टाइप के, उसमें मित्रता किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसके अलावा एक दूसरा चैप्टर है भारतीय संस्कृति, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति है। इन दोनों चैप्टरों से एक तो आ सकता है अर्थ करने के लिए, या पूछ सकता है कि दी हुई लाइनों का अर्थ बताइए, छांटने के लिए आ सकता है, या पूछ सकता है कि इनके लेखक का नाम क्या है, उसमें लेखक लिखते हैं। आप इसी से समझे। गद्य में से शुरुआत के 2 चैप्टरों के बारे में मैंने बताया, दिया होगा कहानी टाइप्स, प्रसंग का जो ऐसा होता है। मित्रता में मतलब मित्रता की चीजें पूछेंगे, साथ कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, कुसंग क्या है, बुरी संगत क्या है, तो ऐसा इसमें आएगा अर्थ करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये हो जाने के बाद में इन्हीं दोनों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, एक और कोई भी इनका जीवन परिचय याद करें आप, जीवन परिचय। जो भाई जीवन परिचय पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लें, नाम, पिता का नाम क्या है, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, स्थान कहाँ पैदा हुए, शिक्षा और साहित्य में योगदान क्या रहा है, इनकी रचना क्या है। आप इन शब्दों को सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन एग्जाम, ठीक है। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ पा रहा होगा कि व्यवस्था खराब है, तो आप सुन पा रहे होंगे इन चीजों को। आप ऐसे याद करें, शुरुआत के गद्य के 2 कर लें और 2 पद्य के कर लें। पद्य में देख लीजिए, जो पद है सूरदास जी के हैं। सूरदास जी की सबसे बढ़िया बात है कि उसी में दिया होगा नीचे सूर का है, अंत में सूर दिया होगा, इसका मतलब इसके जो कवि हैं वो कौन है? सूरदास जी, ठीक है। आगे विनय पत्रिका और उसके बारे में दिया है, दूसरा चैप्टर, इसमें भी 2 पढ़ने हैं। तुलसीदास जी होंगे, तुलसीदास, वन पद पर और उसके बारे में हो सकता है रसखान के बारे में हो, रसखान की भी अंत में दिया होगा लाइन में, रसखान का है अंत में पॉइंट, ठीक है। तो ये जीवन परिचय, इन्हीं में से आपको क्या कर लेना है, जीवन परिचय। उनमें भी ऐसे करना है, नाम, इनका नाम क्या है, उनको वाक्य बना देना है, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, साहित्य में योगदान, यह जरूर लिखना है। तो आप 1-1.5 पेज भरने की कोशिश करें, इन्हीं में से अर्थ आएगा, व्याख्या है, इन्हीं में से अर्थ आएगा, इन्हीं का जीवन परिचय करना है, ठीक है। अब यहाँ आ जाता हूँ, ऐसे ही संस्कृत में जो वाराणसी नगरी है, वाराणसी नगरी के बारे में आप हिंदी में पढ़ लें, ठीक है। इसका अर्थ करने के लिए आ सकता है, एक श्लोक आएगा, ये क्या आएगा, श्लोक। तो 3 भागों में ये स्थिति है। आगे इनके व्याकरण के बारे में बताएंगे। अगर गद्य की व्याकरण के बारे में बात करें तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इस गद्य की व्याकरण में आ जाते हैं, ठीक है। संधि, समास, संधि, और हमने ये जो ओपन हिंदी की क्लास है उसमें डाल रखी है, देख लीजिए। पद्य में देखें, पद्य में जो व्याकरण आएगी वो आएंगे रस, अलंकार और छंद, रस, अलंकार और छंद। कर्ण रस और हास्य रस में से एक रस पूछा जाएगा, दोनों को याद करें, ठीक है। और लिखने का तरीका मैंने आज सुबह भी बताया है कि आपको उदाहरण को ब्रैकेट में बंद कर लेना है, सुंदर सी सुलेख में, बात आ गई समझ में। दूसरा पॉइंट, अलंकार, 3 अलंकारों में से एक अलंकार पूछा जाएगा, चौपाई, छंद, सोरठा इसमें से आ सकता है, ठीक है। इनकी व्याकरण होगी। अब आ जाती है ऐसे ही संस्कृत की भी व्याकरण है, जिसमें क्या होगा, विभक्ति पूछेगा, हालांकि मैं अभी बताऊंगा, विभक्ति, लकार पूछेगा, अनुवाद पूछेगा, विभक्ति, लकार और क्या पूछेगा, अनुवाद पूछेगा।
ये तो गद्य पद्य और संस्कृत की क्या रही, अर्थ करना और व्याकरण के बारे में रहा। अब जो इंपोर्टेंट जो 20 क्वेश्चंस आएंगे उनमें एक पॉइंट आ जाता है, आपकी समझ में आ गई होंगी चीजें। 3 प्रकार से पढ़ना है, 3 प्रकार से आप लर्न कर रही है चीजों को, 3 प्रकार से आते हैं। इसके अलावा एक और चीज, जैसे निबंध हुआ, खंड काव्य हुआ, है ना। एक आ जाता शुरुआत में जो पूछता है रचना किसकी है, नाटककार कौन है, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने तुम्हें बताया है, एक तो काल विभाजन है, 4 कालों में विभाजन हुआ, एक हुआ युग विभाजन। काल विभाजन में वीर गाथा काल, वीर गाथा काल या इसको आदिकाल कहते हैं। इसकी रचना जो जितनी भी रास और संबंधित रचनाएं हैं वो इसकी रचनाएं हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी में दूसरा है भक्ति काल, भक्ति काल। इसमें सगुण और निर्गुण के बारे में है, सूरदास जी, तुलसीदास जी, ये सब इसमें है, ठीक है। ज्ञानासी, प्रेमासी, सारी इसमें डिटेल्स है ना भैया। हाँ, और पद्मावत जो रचना वो भी इसी में है, कबीरदास जी, गुरु नानक, ये सब भक्ति काल में आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है रीति काल, रीति काल या श्रृंगार काल। इसमें कवि भूषण और केशव के बारे में है, जो किसके बारे में करते हैं, श्रृंगार रस के बारे में, श्रृंगार रस की ज्यादा बातें हैं, इसमें वीर रस की बातें हैं, इसमें भक्ति रस है। इसी में पूछा जाता है हिंदी के साहित्य इतिहास में कई बार कि भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो भक्ति काल है तो भक्ति भगवान के प्रति लगाव क्या हो सकता है, साकार निराकार के बारे में चीजें हैं, है ना, यहां से, ठीक है। और इसके अलावा इसमें रीति काल में, रीति काल की क्या है, रीति काल में सौंदर्य के बारे में वर्णन है, श्रृंगार के बारे में वर्णन है। तो 2 प्रवृत्तियां आप इसी में से देखें, 1 या 2 प्रवृत्ति जो भी पूछी जाएगी इनकी ये विशेषता। अगला पॉइंट आ जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है इसको 4 भागों में, युगों में नाम दे दिया गया है, जिसमें कौन सा है, पहले भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में कौन से हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट हैं, ठीक है। और एक है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। एक है छायावादी युग, जयशंकर प्रसाद। प्रगतिशील युग, ये है। इनमें नाटककार, निबंधकार, ठीक है, कहानीकार, 4 उनको पढ़ने आप काम हो जाएगा। प्रवृत्ति पूछे तो मैंने समझा दी है तुम्हें, श्रृंगार की प्रधानता है यहाँ भक्ति की प्रधानता है, यहाँ वीर रस की प्रधानता है। राजा महाराजों के युद्ध के बारे में कवि जो थे वो क्या करते थे, अपने गीतों से उनका क्या बढ़ाते थे, मनोबल बढ़ाते थे, ठीक है। और भारतेंदु युग में नाटककार, उपन्यासकार, ये मुंशी प्रेमचंद और ये उपन्यास के सम्राट, है ना। नाटककार में जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। बात आ गई समझ में। 3 प्रकार से व्याकरण बताई मैंने। अब ये पॉइंट हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अलावा कोई एक निबंध आ सकता है। निबंध में आपको शीर्षक बनाना है, हेडिंग बना के कम से कम 2 पेज लिखने हैं। कितने पेज लिखने हैं, 2 पेज लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आएगा तुम्हारा खंड काव्य। खंड काव्य, खंड काव्य में कौन सा काव्य है तुम्हारा, मुक्ति, मुक्ति दूत। मुक्ति दूत में कौन है, तुम्हारे महात्मा राजेंद्र जो मिश्र है। इन्होंने किसने लिखा, राजेंद्र मिश्र, प्रसाद नहीं, मिश्र है। इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में लिखा। इनमें अगर तुमने सामाजिक विज्ञान पढ़ी होगी तो उसमें से आप आंदोलन, असहयोग आंदोलन, है ना, नमक तोड़ो आंदोलन, जो भी आंदोलन है महात्मा गांधी के जीवन परिचय टाइप आप यहाँ लिख दें। तो पेपर का शेड्यूल जो है वो ऐसा है, स्वरूप ऐसा है, ठीक है। तो हमने गद्य और पद्य समझा दिए, जीवन परिचय भी आएंगे, उनमें से व्याख्या करने के लिए अर्थ भी आएगा। अब जो बात आ जाती है इंपोर्टेंट, संस्कृत में बच्चों को दुविधा रहती है। अब हम संस्कृत को यहाँ डिटेल्स करेंगे, ठीक है। अर्थ कैसे करना है, लकार कैसे पहचाननी है, विभक्ति कैसे पहचाननी है और अनुवाद कैसे करना है। बात आ गई समझ में।
ये तो जो तुम पढ़ रहे हो ये तो सभी पढ़ रहे होंगे, अलंकार सबको पता होगा, श्लोक पता होगा, रस पता होगा, है ना। लेकिन जो समस्या है, सर्वाधिक समस्या आती है वो संस्कृत में आती है। तो संस्कृत समझा लो तब तक पहुंचे। अब हम जो पॉइंट है इंपोर्टेंट, जहां बच्चे फंस जाते हैं वो है संस्कृत। संस्कृत में 2 या 3 विभक्ति, आप लकार याद करो। वर्तमान काल का जो लकार है उसे कहते हैं लट लकार। इसमें देखो, अगर कहीं से भी, जैसे वाराणसी वाला चैप्टर आप समझे गौर से, वाराणसी वाला चैप्टर जो है वर्तमान काल में दिया है, अंते, अंति, ते, क्रिया में जुड़ जुड़ के, क्रिया में जुड़ जुड़ के। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, जल्दी निकालना वाराणसी वाला चैप्टर, वाराणसी वाला चैप्टर निकालो जल्दी। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है वाराणसी में कि मेरी बात सुनिए गौर से, कि वाराणस्याम प्राचीन काले गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति धोजते ते तितः अंति। ये आ गया, इसका मतलब है लट लकार है। इसका अर्थ है कि आपको जो सेंटेंस करना है ता है ती है, वर्तमान काल में करना है। उसका अर्थ कैसा करना है, वर्तमान काल में। और देखिए आगे मैं बढ़ रहा हूं, अधुना अपि अत्र संस्कृत वाक्यम सततः प्रवहति। अंत में आ रही है प्रवहति। इसका मतलब क्या है, ये वर्तमान काल में है। इसका अर्थ किस में करना है आपको, इसकी हिंदी वर्तमान काल में, कि प्रवाहित होती है, प्रसरित होती है, दिव्य ज्योति जलती है, धोजते का मतलब जलती है। ठीक है, ऐसे ही एक है प्रबुद्धो ग्रामीण, प्रबुद्धो ग्रामीण। और ये तो स्थान था तो वर्तमान में है। जो ग्रामीण वाला है, कहीं आ जाता है अभवन, आसीत। ठीक है, इसका मतलब है ये जो स्टोरी है ये भूतकाल में है। किसमें है, भूतकाल में। उसने उससे प्रश्न पूछा, सबके आगे आ लगा होगा, क्या लगा होगा लास्ट में जाके। ठीक है, अकथयत ग्रामीणा अकथयत, है ना। तो ग्रामीण ने कहा, पास्ट में चल रहा है, किस में चल रहा है, भूतकाल में चल रहा है। इसकी हिंदी होगी। और एक और चीज बता रहा हूं, जब कहीं पर आता है कि वो ऐसा कि वे गए, वे गए, वे गए। अब जैसे संस्कृत के अनुवाद आएंगे तुम्हारे लिए, तो करना क्या है, कोशिश करो इसकी बना सके, तुम कोशिश करो इसकी बना सके। और यहाँ की संस्कृत का होगी सहतऊ पे ते। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो कोशिश करो, सेम लिख दो, है ना। अंत में इसको क्या लिखेंगे, जाने की संस्कृत क्या है, गच्छ, है ना। लेकिन पास्ट में तो आ तो क्रिया के से पहले लगाएंगे, अगच्छ। लेकिन उसमें होता है, उसमें क्या होता है, अगच्छ न, अगच्छ न, ना आता उसमें लकार में लोट लगा, सॉरी लंग लकार को पढ़ लेना, भूतकाल को लंग लकार। ठीक है, अगच्छ क्रिया से पहले आ जोड़ना है, छोड़ना नहीं है, मेरा ये कहना है। अर्थ भी पास्ट और उसमें लेके चलना है। और कहीं श्लोक जो आ जाता है वो आ जाता है हमारे विधिलिंग में। किसमें आ जाता है, विधिलिंग में, सर्वे भवन्तु, या फिर या तो हो सकता है लोट लकार में, या हो सकता है विधिलिंग में। लकारों को ध्यान दे लें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु, तु की बात होती है, इट मीन्स इंपरेटिव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों। सर्वे संतु निरामया, सभी क्या हो, निरोगी हों। ओ की आवाज और एक ही जो आवाज आती है वो किसमें आती है, इंपरेटिव में। उसका अर्थ ऐसे लेके चलना है। तो कहीं आ जाता है तो उसका अर्थ कैसे लेके चलना है, ऐसे। ठीक है, इंपरेटिव टाइप। और यू जो आ जाता है उसका अर्थ लेके चलना है चाहिए वाले सेंस में। किसमें, चाहिए वाले में। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, गिरता है। अब वृक्ष, देखो यहां से कुछ भी लिख दो, हालांकि से आ रही है तो वृक्षात पत्रम पत्ति ता है, ती लगानी है।
वर्तमान काल में क्या लगाना है, अनुवाद जो होंगे तो ऐसे करके चलना है तुम्हें, ठीक है। लकारों को ढंग से पढ़ लें आप एक बार, कुछ ना आए तो आप ऐसे लगा दें, ठीक है, कोशिश करो ऐसे करने की, ठीक है। आगे अब आ जाते हैं प्रश्न उत्तर कैसे ढूंढे, प्रश्न के उत्तर कैसे ढूंढे, समझ में आ गया, अर्थ कैसे करना है, आशित वगैरह आया तो पास्ट में भाव लेके चलना है उसका, ठीक है। सेंटेंस भी यानी जो वाक्य के अनुवाद होंगे वो भी ऐसे बनाने, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम किस पर आ जाते हैं, प्रश्न ढूंढने पर। इसमें पहला प्रश्न दिया है, देख लीजिए, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, ठीक है। कस्या आई, देखो ये सेम लिखो, ये भी सेम लिखो, वाराणसी नगरी, इसको छोड़ दो, नद्या कूले स्थिता। अब इसकी जगह कस्य का मतलब है, वाराणसी वाले चैप्टर में गंगा की बात होगी, वाराणसी की बात होगी, है कि नहीं, गंगा की बात होगी, वाराणसी की बात होगी, संस्कृत भाषा की बात होगी, और विद्यालय विश्वविद्यालय की बात होगी, प्रयागराज की, है कि नहीं, है ना, विश्वविद्यालय और संस्कृत भाषा की। तो कस्या नगरी, नद्या किस नदी के किनारे, नद्या मतलब नदी, श्याय गंगाया, गंगाया, आपको ऐसे करके चलना है, सेम लिखो, अंत में प्रश्न का उत्तर केवल ये देख के दे दीजिए, ठीक है। नहीं आई समझ में। आजाद कौन था, आजाद कहा आशित, आशित माने था, अभी मैंने बताया तुम्हें कौन था, एक देशभक्त आशित, कह दीजिएगा क्या लिख दिए, केवल देशभक्त आशित, आशित सेम है चंद्रशेखर, एक देशभक्त आशित। ऐसे ही वाक्य बनाएंगे, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देंगे, ऐसे ही क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे, और ऐसे ही क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, अनुवाद करेंगे। एक श्लोक याद करके चलें, और जब कुछ श्लोक नहीं हो तो उसी में से छाप दें, ऐसा तो कर लें, लेकिन श्लोक याद करके चलें, अच्छे नंबर लाने, तो क्रम यही है पढ़ने का, ठीक है। संस्कृत में जो विभक्ति इंपॉर्टेंट है वो देखिए छठवीं और सातवीं सेम है, जैसे रामयो, यहाँ राम, ठीक है, रामेशु, रामयो ये इंपॉर्टेंट है, चतुर्थी तृतीय यहाँ इंपॉर्टेंट है, रामेण, रामाय चतुर्थी, रामात पंचमी, रामस छठवीं, ठीक है। और एक और है तीसरी वाली, ये सेम रहती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली दोनों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और वहां एक और इंपॉर्टेंट है, रामई, रमा भी, ये वाली इंपॉर्टेंट है। या तीसरी विभक्ति कौन सी, तीसरी विभक्ति बहुवचन में, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये विभक्तियां इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। रामायण बहुत आता, रामेशु बहुत पूछा जाता, सातवीं और ये छठवीं विभक्ति का बहुवचन, ठीक है, बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये विभक्ति है। लकार मैंने बता दिया, पठते पठत पठंती, तुतामंतु सीता था, ये तो मैं बता ही दिया मैंने, है ना। आ लगाने पर क्रिया में क्या हो जाता है, पास्ट में पहुंच जाती है चीजें। भूत, भूत कौन सा हो गया, लंग लकार, विद्यलिंग में यू आ जाता है चाहिए के संदर्भ में, ठीक है। और तू किस में आ जाता है, लोट लकार में, तुम्हें ये करना चाहिए, चाहिए तो यू हो गया, सॉरी, तू का करो, तुम अपना काम करो, इसका मतलब ये हो जाता है ना इंपरेटिव सेंटेंस में। बात आ गई समझ में। खंड काव्य जीवन पर याद कर लीजिए आप, गांधी जी का वो निश्चित आएगा, एक वो निश्चित आएगा प्रश्न, ठीक है। पूरा पेपर ऐसे ही पढ़ना है बेटा, प्रवृत्तियां बता दी, रचनाओं को थोड़ा तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद की रचना ध्यान रखो, है ना, मुंशी प्रेमचंद की रचना आती है, महादेवी वर्मा, ये 4-5 जो बंदे हैं ना, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, ये 4-5 जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, इनकी रचना बहुत पूछी जाती है, ये करनी है तुम्हें, ठीक है, तभी आगे बढ़ पाओगे आप।
ये पेपर का पूरा शेड्यूल था। प्रश्न का उत्तर ऐसे देंगे, ऐसे ही अनुवाद करेंगे आप। ऐसे ही क्या करेंगे, राम पुस्तक पढ़ता है तो ऐसे लिख दीजिए, राम राम पुस्तकम। ये सही होना चाहिए, पाठते पास्ट प्रेजेंट में लेके चलो। अरे श्लोक वगैरह में कहीं भी तो प्रेजेंट होगा, उसमें से जोड़ो, लकार याद कर ले जाओ, लकार तो याद करो भाई। ठीक है, बात आ गई समझ में? सब बच्चों की समझ में आ गया, ऐसे करना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। संधि मैंने बता दी, संधि मैंने बता दी, सार्थक शब्द लेके चलना है। संधि में देख लीजिए एक बार, पुनः बता रहा हूं, सद प्लस जन, ये भी सार्थक शब्द माने अच्छा, जन माने लोग, अच्छा लोग, अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति सज्जन हो गया। अब दोनों व्यंजनों में कहीं मात्रा तो आई नहीं इसमें, तो ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और नमः प्लस कार, कार एक सार्थक शब्द है, नमः भी सार्थक शब्द है, नमस्कार, नमस्कार सार्थक शब्द बन गया। नमः विसर्गी तो आई, विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि ज्यादा पूछी जाएगी तुम्हें। और कहीं गुण की बात हो, खगेश दिनेश महेश सुरेश देवेंद्र और सुरेंद्र महेंद्र, ये सब कौन सी है? ये गुण संधि है। इनकी बड़ी मात्रा कर दें हम, के कई एक कई, ये सब क्या है? दो मात्रा हो जाए, दीर्घ संधि वृद्धि संधि हो जाती है। गुण के उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों के साथ हम कक्षा को विराम लेंगे। आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है ना, कि पेपर कैसे आएगा तुम्हारा कल। सबको अच्छे से पेपर देना है और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा पेपर करना है, अच्छी सी सुलेख में करना है। सबसे पहले व्याकरण का क्रम लेके चलिए, है ना। और जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं ना, पवन दूतिका पढ़ ले जाए पद्य में, पवन दूतिका से आएगा, राधा के बेहू श्रृंगार की बात है, आगे के के अनुताप वहां से पढ़ ले, वो भी दो उधर से क्रम सेम ही रहेगा। उनका खंड काव्य जो आएगा वो त्यागपति आएगा, हर्षवर्धन का त्याग। और एक कहानी आएगी पंचलाट या ध्रुव तारा। ठीक है, बस। और शेड्यूल सेम है, लगभग सेम पेपर आएगा। और इंटरमीडिएट वालों से मेरा यही कहना है कि ऑप्शंस को अंत में करें। किसमें करें? अंत में करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहूंगा। आप सबको प्रणाम।